हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रपुर में 14 साल का राजू अपनी विधवा मां इंदु संग रहता था। अपने पति के जाने के बाद इंदु ही अपने बेटे राजू को संभालती है और घर घर जाकर चूल्हा चौका करके अपना और राजू का पेट भरती है। एक दिन गांव में मेला होता है और राजू अपनी मां इंदु के साथ उस मेले में जाता है। माँ वो देखो, वो झूला कितना शानदार है ना। चलो ना, पहले बुढ़िया के बाल खाते हैं। चलो ना माँ, चलो ना। हाँ राजू बेटा चलो। तुम मानोगे थोड़ी ना। इंदु और राजू बुढ़िया के बाल खाते हैं और तभी अचानक से मेले में खिलौने के स्टॉल में आग लग जाती है, जो बुरी तरह मेले के चारों तरफ से फैलने लगती है और पूरा मेला धू धू कर जलने लगता है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाते हुए यहाँ से वहां भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, आग आग! हर तरफ घनघोर धुआं फैल जाता है और उस धुएं में राजू और इंदु दोनों माँ बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजू 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 बेटा कहाँ चला गया राजू? वहीं दूसरी ओर राजू भी इंदु को ढूंढते हुए चिल्लाते रहता है। माँ 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 कहाँ चली गई आप? माँ! हर तरफ से धक्का मुक्की होने लगती है और राजू उस भीड़ में गिर जाता है और लोग राजू के बदन पर सर पैर रखकर भागते हैं, जिससे उसे बहुत चोट आती है और वो दर्द से कराहने लगता है। आ, आ, उस भीड़ में पुलिस सभी लोगों को बचाने लगती है और राजू भी हिम्मत करके उठता है और आगे भागने लगता है। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं। राजू भागते भागते किसी दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को कचरे में पाता है। उसके पास सिर्फ कचरा कचरा, कूड़ा ही कूड़ा फैला होता है। ये मैं कहाँ आ गया? कल रात को मेले में मेरी माँ मुझसे अलग हो गई थी। मुझे मेरी माँ को ढूंढना होगा। वो बहुत परेशान हो गई होंगी। माँ माँ, आपका बेटा, आपका राजू आ रहा है आपके पास। माँ! राजू अपनी मां इंदु को ढूंढने के लिए फिर से मेले की जगह पर जाता है। पूरा गांव भटकता रहता है लेकिन उसे उसकी मां कहीं नहीं मिलती। वो आस पड़ोस के गांव वालों को भी अपनी मां के बारे में पूछता है, फिर भी उसे उसकी मां नहीं मिलती। अरे बेटा, तेरी माँ उस मेले में जल गई होगी। आधे गांव वाले उस मेले में मर गए। भूल जा तू अपनी माँ को अब। हाँ राजू, जिंदा लोगों को पुलिस ने एम्बुलेंस में डाला था। अगर तेरी माँ जिंदा बचती तो वो भी तेरी तरह तुझे पूरे गांव में ढूंढती। भूल जा बेटा, अब तेरी माँ तेरे पास कभी नहीं आएगी। झूठ झूठ है ये सब। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वो जिंदा होंगी। देखना आप सब, मैं अपनी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू अपनी मां को ढूंढने की तलाश शुरू करता है। बेचारा अब बेघर हो चुका था। मां के बिना वो सड़क पर ही रहने लगा। उसे भूख लगती तो वो किसी ढाबे के बाहर देर तक खड़ा होता। ये ढाबे वाले काका मुझे खाना जरूर देंगे। मुझे भूख लगी है। अभी इनके ढाबे के बंद होने का समय भी हो गया है। यहाँ पर रुकता हूँ। ढाबे वाला अपने ढाबे को बंद करने के लिए बाहर आता है। तभी राजू उसके पास जाता है और विनती करता है। ढाबे वाले काका, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज का बचा हुआ खाना दे दो ना। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे ओ बुड़बक, चल पहुंच यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। कुत्ते बिल्लियों को खाना डाल दूंगा, उसमें से ही खा लियो जो खाना है। ढाबे वाला राजू पर गुस्से से चिल्लाता है और उसे अपने ढाबे से दूर भगाता है। ढाबे वाला कुत्तों को खाना डालता है और राजू उसी खाने में से रोटी निकालने की कोशिश करता है। तभी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं और राजू उनसे डर जाता है और भागने लगता है। वो सभी कुत्ते भी उसके पीछे पीछे तेजी से भागने लगते हैं। नहीं, कोई बचाओ मुझे इन जंगली कुत्तों से। आ! राजू तेज रफ्तार से भागते भागते एक पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और कुत्ते उस पर चढ़ नहीं पाते। वो कुछ देर तक भौंकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जान बची लाखों पाए, लेकिन मेरा खाना, अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। माँ, आप कहाँ चली गई हो? मुझे आपके हाथ का दाल चावल बहुत याद आ रहे हैं। राजू को बहुत भूख लगी थी।
और वो पेड़ के फल को तोड़कर ही खा लेता है, लेकिन फल खराब होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो रात में ठंड में कांपने लगता है। रोजाना वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता और निराश होकर रात में फुटपाथ पर सो जाता। वो हर जगह जाकर लोगों से खाना मांगता, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता, सब उसे मारकर भगा देते। वो अब कचरे में से खाना ढूंढने लगता है। मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा है, ना ही मेरी माँ मिल रही है। ये क्या हो गया है भगवान जी? दिन ब दिन यही चलता रहा तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और वही होने लगता है। राजू को खाना ना मिलने के कारण उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा पतला हो चुका था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके बदन की हड्डियां साफ साफ दिखने लगी थी। एक दिन वो यूं ही रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक बेबी प्रैम रोड के बीच से चला जा रहा है और उसमें एक नन्हा बच्चा है जो रो रहा है और सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है। नहीं, ये प्रैम तो रास्ते के बीचों बीच से है। अरे इसमें नन्हा बाबू भी है। ट्रक उस प्रैम को ठोके उससे पहले राजू तेजी से रास्ते के बीच दौड़ते दौड़ते आता है और उस प्रैम को आगे ढकेलते हुए रोड के कोने में लाता है। इस तरह राजू उस बच्चे को बचाता है। उस बच्चे के अमीर माँ बाप वहां रोते हुए आते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर सही समय पर तुम हमारे बच्चे को नहीं बचाते तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। धन्यवाद बेटा। साहब, आपके बच्चे को बचाना इंसानियत के नाते मेरा धर्म था। अमीर आदमी खुश होकर राजू को अपने घर ले जाता है और तभी राजू देखता है कि उसकी माँ इंदु उस अमीर आदमी के घर पर नौकरानी का काम करती है। माँ! राजू! दोनों माँ बेटे भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। ओह, तो इंदु, तुम्हारा बच्चा जो खो गया था वो यही लड़का है? हाँ सेठ जी। इंदु, आज तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। बहुत होनहार और बहादुर है तुम्हारा बेटा। अमीर आदमी राजू को एक संदूक भरकर सोना चांदी और पैसा देता है। ये रख लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। और इस तरह दोनों माँ बेटे का मिलन हो जाता है और राजू उन पैसों से एक बड़ा बंगला बनवाता है और कड़ी मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनता है और अपनी माँ इंदु के नाम से गरीबों के लिए स्कूल और आश्रम खोलता है और उन्हें मुफ्त में खाना भी देता है। गौरी अपनी सास सुषमा के साथ रहा करती थी। सुषमा और गौरी दोनों के पति उन दोनों पर खूब अत्याचार करते और उन्हें दबाव में रखते। एक शाम जब दोनों बाजार से देर घर आते हैं, तभी ससुर जगदीश और गौरी का पति संभव गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं। ये सब क्या है गौरी? टाइम देखा है तुम दोनों ने? अब तक घर पर कुछ पकाया नहीं है। कितनी बार कहा है बाहर इतना घुमा मत करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो हीरोइन की तरह सैर सपाटा करना होता है ना। वो हम दोनों मेरी सहेली से मिलने गए थे। उसकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। जगदीश जी, हमें लगा कि आप दोनों को आते आते देर हो जाएगी। अरे क्या माफी चाहती हूँ? आइंदा से अगर तुम घर से बाहर सब्जी लाने के अलावा कहीं और गई तो देखना, मुंह से नहीं मार से जवाब दूंगा फिर मैं। समझ गई तुम? जी जी जी। लेकिन पापा जी, आप इतनी पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे आने जाने में। आदमी घूम सकते हैं बिना किसी डर और दबाव के, लेकिन औरतें ही क्यों सहे? तभी संभव गौरी का हाथ मरोड़ता है और गुस्से से उससे कहता है, गौरी, तुम ना अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो, वरना जो तुम नहीं चाहती मैं वो कर दूंगा। संभव, छोड़ो मुझे। बेचारी गौरी और सुषमा दोनों सास बहू किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने पतियों से रोज ताने और गालियां सुनती ही रहती। एक दिन जब सुषमा गलती से जगदीश की शर्ट को इस्त्री करते करते उस गरम इस्त्री को शर्ट पर रखकर रसोई में गैस बंद करने जाती है, उतने में शर्ट जल जाती है और उसमें छेद पड़ जाता है। तभी जगदीश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुषमा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा शर्ट था, ये तुमने इसे जला दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। माफ कीजिए जगदीश जी, वो मैं क्या सुषमा? रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ।
जगदीश उसी गरम इस्त्री से सुषमा के हाथ पर चटका देता है और बेचारी सुषमा के हाथ जल जाते हैं। गौरी सुषमा को देखकर उसे बचाने आती है। तभी गौरी सुषमा को बचाने ही जा रही थी कि तभी संभव आकर गौरी को कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। संभव, पापा जी माँ जी को इतना दर्द दे रहे हैं और तुम मुझे ही मार रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पापा के मामले में दखल अंदाजी मत दिया करो, जाओ यहाँ से। संभव गौरी को एक कमरे में धक्का मार देता है और बाहर से लॉक कर देता है। गौरी अंदर से चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। दरवाजा खोलो संभव, संभव, प्लीज संभव, माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी, उनका हाथ संभव। लेकिन संभव नहीं सुनता। सुषमा और गौरी दोनों सास बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और जो कोई भी उनके हाथ का खाना खाता वो उनकी तारीफ के पुल बांधता रहता। लेकिन एक दिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण उनसे खाना अच्छा नहीं बनता, जिससे संभव और जगदीश दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों ही उन्हें बेल्ट से मारने लगते हैं। बनाएगी घटिया खाना, बोल बनाएगी? हाँ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तुमने हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो, नहीं हमें मत मारो, हमें मत मारो। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो संभव और जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है। हमें आपके पड़ोसियों ने ये सारी झगड़े की आवाज सुनकर फोन किया, इसलिए हम तुरंत आ गए आप दोनों की हिफाजत के लिए। चलो ओए दरिंदो, अब जाकर जेल में चक्की पीसना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ये मेरी विनती है आपसे। पुलिस इंस्पेक्टर क्रूर जगदीश और संभव को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में कैद कर लेते हैं। अब दोनों गरीब सास बहू उस घर को छोड़कर एक नए मकान में रहने लगती हैं और दोनों अपना एक ढाबा खोल लेती हैं, जिसमें वो दोनों अपने हाथों से स्वादिष्ट और मजेदार खाना पकाती हैं और उसे बेचने लगती हैं। माँ जी, आप अब दाल मखनी संभालिए, मैं ये पूरियां बेलती हूँ और इन्हें तलती हूँ। नहीं गौरी बहू, मैं कर लूंगी, तू ग्राहकों को भी संभाल रही है ना? नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप दीजिए मुझे। इस तरह दोनों सास बहू साथ मिलकर ढाबा संभालते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक घमंडी अमीर आदमी उनके ढाबे पर आता है और वो उनसे कहता है, ओ मैडम, चलो चलो अपना ढाबा हटाओ अब यहाँ से, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अब मुझे इस जमीन पर अपना बंगलो बनाना है, जाओ निकल जाओ यहाँ से अपने ढाबे को खाली करके। अरे ऐसे कैसे? हम इस ढाबे का भाड़ा देते हैं हर महीने, ये जमीन आपकी नहीं किसी और की है, तो आप कैसे हक जता रहे हो? अरे ओ मैडम, उस ढोलकिया से मैंने ये जमीन खरीद ली है, जल्दी से अपना ढाबा खाली करो वरना मुझे ही जेसीबी बुलानी होगी और ढाबे के साथ ही आप दोनों का नामो निशान मिटाना होगा। वो बुरा अमीर आदमी बेचारी दोनों सास बहू के ढाबे को उन्हीं की नजरों के सामने तोड़ देता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। अब दोनों सास बहू यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती हैं। गौरी बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो ढाबा ही चला गया, हमारे जीने का जरिया, हमारी रोजी रोटी छीन ली उस दुष्ट आदमी ने हमसे। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और बस आगे बढ़ते ही जाना है, फिर चाहे इस सफर में कुछ रास्तों पर हमें जीत मिले या फिर हार। दोनों जा ही रही होती हैं कि उतने में बीच रास्ते में उनके सामने एक ट्रक रुक जाता है। हे भगवान, बच गए, वरना आज तो बातों बातों में ये ट्रक हमें ठोक ही देती। तभी उस ट्रक में से एक आदमी उतरता है और उसे देखकर गौरी चकित रह जाती है और वो आदमी भी गौरी को देखकर हैरान रह जाता है। धीरज, तुम यहाँ? गौरी, तुम यहाँ? तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या गौरी बहू? हाँ माँ जी, ये धीरज है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, शक्ल और सूरत से अब तक नहीं बदला। और तुम भी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। दरअसल ये ट्रक मेरे पास पड़े पड़े खराब हो जाए, इसलिए इसे मैं किसी को तो बेचने जा रहा हूँ। लेकिन गौरी आंटी जी, आप दोनों इतने उदास और टेंस्ड क्यों लग रहे हो? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने सुना तुम्हारी तो शादी हो गई है। तभी गौरी और सुषमा दोनों धीरज को अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं और उसे सुनने के बाद धीरज कहता है, सॉरी गौरी, सॉरी आंटी जी, आप दोनों की कहानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा है,
लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। गौरी, मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों का ढाबा नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरी ट्रक है ना। मतलब ये कि तुम मेरी ट्रक में अपना ढाबा खोल दो, एक चलता फिरता ढाबा। सारा खाना अंदर पकेगा, कुछ पका पकाया आएगा, और आजकल फूड ट्रक्स का खाना लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। हाँ धीरज, थैंक यू अपनी ट्रक को हमें देने के लिए। अरे इट्स फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम गौरी। फिर क्या, गौरी और सुषमा दोनों सास बहू ट्रक ढाबा चलाने लगती हैं और ट्रक में से खाना बेचती हैं और लोग बड़े ही चाव से उनका खाना खाते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल की आलू पूरी है, मजा ही आ गया। मुझे एक और प्लेट दे दो। अरे खाना बहुत अच्छा है और फ्रेश है। मुझे आप दोनों सास बहू का ये ट्रक ढाबा एकदम अमेजिंग लगा। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आगे चलकर धीरज और गौरी दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सास सुषमा उन दोनों की शादी करवाती हैं। क्योंकि पूनम अपनी सास त्रिवेणी के साथ रहती थी। पूनम एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती थी और उसे अपनी नौकरी का बहुत घमंड भी होता है। त्रिवेणी को हर कोई बहुत ताने कसता रहता क्योंकि उसे गिनती और पढ़ना लिखना नहीं आता था। सबके ताने सुन सुनकर त्रिवेणी परेशान हो जाती है और एक दिन वो रात का खाना खाते समय अपने घर वालों से कहती है, भूषण जी, मिहिर बेटा, पूनम बहू, मैंने एक फैसला लिया है। मैं अब से स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई लिखाई करूंगी। व्हाट माँ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपको पता भी है आप कहाँ जाने की बात कर रही हो? अरे स्कूल कोई मजाक नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठाकर कहो कि अब मैं स्कूल जाने वाली हूँ। त्रिवेणी जी, ये अचानक से क्या बोल रही हैं आप? हाँ माँ। तभी भावुक होकर त्रिवेणी कहती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मुझे गंवार अनपढ़ कहता रहता है। यहाँ तक कि इस पूनम बहू ने भी मुझे कई बार ताने दिए हैं कि माँ जी, आपको तो दूध वाले का, धोबी वाले का, सब्जी वाले का भी हिसाब किताब करना नहीं आता। आप कितनी बड़ी डफर हो। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरी अधूरी पढ़ाई को अब मैं पूरा करके रहूंगी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। सीरियसली माँ जी, आप कुछ भी बोल रही हो, आप कुछ भी बोले जा रही हो। पूनम, चुप रहो। अगर त्रिवेणी जी ये चाहती हैं तो यही होगा। वैसे भी वो कोई गलत नहीं, अच्छा ही काम करने जा रही हैं, जिसमें उनकी भलाई है। यस माँ, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं, मैं भी सहमत हूँ। इस तरह भूषण और मिहिर दोनों मिलकर त्रिवेणी का एक स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन इस सब से पूनम को बहुत जलन होती है। इस बुढ़िया को तो मैं किसी भी हाल में पढ़ने नहीं दे सकती। अगर ये भी पढ़ लिख गई तो क्या फर्क रह जाएगा इसमें और मेरे में? मेरा दबाव भी कम हो जाएगा। नहीं नहीं पूनम, डू समथिंग पूनम, डू समथिंग। त्रिवेणी अगले दिन से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे त्रिवेणी पर बहुत हंसते हैं। अरे ये देखो, ये दादी अम्मा स्कूल स्टूडेंट बन के आई है। अरे आंटी जी, यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये कितनी फनी लग रही है इस यूनिफॉर्म में। आंटी, आप स्कूल में नहीं सर्कस में जाइए। बच्चों के ताने सुनकर त्रिवेणी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछ देती है और मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठती है। वेलकम न्यू स्टूडेंट त्रिवेणी, ये हमारे क्लास की नई स्टूडेंट है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। त्रिवेणी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। कुछ बच्चे तो त्रिवेणी पर नकली छिपकली फेंकते हैं और उसके साथ मस्ती करते हैं। छिपकली! त्रिवेणी, ये क्या बदतमीजी है? जाओ, कान पकड़ो और क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। लेकिन टीचर जी, मेरी कोई गलती ही नहीं है। ये छिपकली पता नहीं कहाँ से किसने फेंकी। टीचर त्रिवेणी की एक नहीं सुनती और उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही बच्चे त्रिवेणी को परेशान करते रहते हैं।
एक दिन जब त्रिवेणी नहाने जाती है तभी पूनम उसके कमरे में आकर त्रिवेणी की स्कूल यूनिफॉर्म पर जलती हुई गरम इस्त्री रख देती है। अब इस जले हुए यूनिफॉर्म को देखकर बेचारी मेरी सास स्कूल जा ही नहीं पाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे करूंगी ना मैं जिससे ये बुढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाएगी। त्रिवेणी जब अपने यूनिफॉर्म को जला हुआ देखती है तभी उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अपना दूसरा यूनिफॉर्म सेट निकालती है और उसे पहनकर बाहर आती है। ये क्या? इसका यूनिफॉर्म कैसे ठीक हो गया? इसके यूनिफॉर्म को तो मैंने अपने शुभ हाथों से काम तमाम किया था। दरअसल वो आज मेरा यूनिफॉर्म जल गया। अच्छा हुआ कि भूषण जी ने दूसरा यूनिफॉर्म सेट भी लाया हुआ था, वही पहन लिया। हाँ त्रिवेणी जी, चलिए जल्दी कीजिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। अपना टिफिन और वाटर बॉटल बैग में रख लीजिए। पूनम की ये चाल नाकामयाब रह जाती है। फिर एक दिन पूनम कैंची से त्रिवेणी के सारी किताबें फाड़ देती है, काट देती है, जिसके बाद उन्हें देखकर त्रिवेणी रोने लगती है। देखिए ना भूषण जी, ये मेरी सारी किताबें फट गई हैं, या लगता है किसी ने फाड़ी है या काटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यानाश कर दिया मेरी किताबों का, पता नहीं किसने किया। आप रोना बंद कीजिए त्रिवेणी जी, शायद स्कूल के किसी शरारती बच्चे ने की होगी ये घिनौनी हरकत। आप शांत हो जाइए। माँ जी, आपको तो मैंने पहले ही वार्न कर रखा था, ये स्कूल वूल आपके बस की बात नहीं है। अब बच्चे बदमाशियां नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हाँ, एक 50 साल की बुढ़िया अगर छोटे बच्चों की तरह स्कूल में जाएगी तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पूनम, एनफ, अब तुम अपना फालतू का लेक्चर शुरू मत करो। मिहिर त्रिवेणी को नई किताबें लाकर देता है और फिर त्रिवेणी उनसे अपनी पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये जो मेरा पति मिहिर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर मुझे तेवर दिखा रहा है ना, इसकी सारी अकल ना मैं 1 मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। इडियट, नॉनसेंस कहीं का। और तो और त्रिवेणी की बच्ची, तेरी तो खैर नहीं। फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं ना इस बुढ़िया के, अब देखना ऐसा कलेश करूंगी ना फाइनल एग्जाम के दौरान कि ये फेल हो जाएगी और फिर इसका सपना भी टूट जाएगा। त्रिवेणी अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जान लगा देती है, रात भर जाकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसके फाइनल एग्जाम्स के आखिरी पेपर के दिन ही पूनम उसके नाश्ते में नींद की दवा मिला देती है। अब देखना इस नाश्ते को खाने के बाद पेपर लिखते वक्त मेरी प्यारी सास कैसे नींद काफूर हो जाएगी तुम्हारी, और पेपर अधूरा ही रह जाएगा। ऑल द बेस्ट माँ जी। पूनम वो नाश्ता त्रिवेणी को परोसती है और त्रिवेणी उसे खा लेती है, लेकिन त्रिवेणी अपना पूरा पेपर लिखने के बाद सो जाती है। और फिर रिजल्ट के दिन त्रिवेणी और भूषण स्कूल में रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं। तभी उस दिन मैंने पेपर पूरा लिखा था, पर फिर मैं सो गई थी, पता नहीं क्या होगा। माता रानी प्लीज साथ दो, इतने महीनों की मेहनत थी मेरी, ये मेरे जीवन का आखिरी मौका है, इसमें हार गई तो टूट जाऊंगी। वहीं घर पर पूनम आराम फरमाते हुए ये सोच रही होती है, लगता है अब तक तो उस बुढ़िया को पता चल ही गया होगा कि वो बुरी तरह फेल हो गई है। अब बस उसकी रोनी सूरत देखने को बेताब हूं मैं। हाय, जल्दी आ जाओ, बड़ा बोर हो रही हूं मैं, मुझे एंटरटेनमेंट की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी पूनम को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है। पूनम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है? पिछले कुछ टाइम से तुमने इतना बैड परफॉर्मेंस दिया है कि अब मैंने ये फुल एंड फाइनल फैसला ले लिया है कि अब तुम हमारी कंपनी में तो क्या, बिजनेस वर्ल्ड के किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगी, एंड आई विल मेक दैट श्योर यू गेट इट। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। पूनम रोने लगती है और तभी वहां पर वो घर की खिड़की से देखती है कि मिहिर और भूषण त्रिवेणी को मिठाई खिला रहे हैं और स्कूल में फर्स्ट आने की बधाई दे रहे हैं। पूनम ने अपनी सास त्रिवेणी को नीचे गिराने के चक्कर में अपना काम पर ध्यान ही नहीं दिया और इसीलिए आज वो हर तरफ से बस प्रॉब्लम में ही थी। वहीं सास त्रिवेणी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनती है। बरखा अपने बेटे करण और बहू वंदना के साथ रहा करती थी।
वंदना बहुत लालची होती है और वो बरखा के खिलाफ करण के कान भरती है। करण, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ, इस बुढ़िया का बोझ अब हम और सह नहीं सकते। अरे जीना दुश्वार हो गया है मेरा, इसकी सेवा कर करके मैं पागल हो गई हूँ। तुम ही सोचो ना, ये बस कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, लेकिन हमें हमारे आने वाले बच्चे और भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना। बोलो। हाँ वंदना, तुम सही कह रही हो, हमें भी हमारे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। माँ का बोझ मैं और सहन नहीं कर सकता। तो चालाकी से उनसे जायदाद का सारा हिस्सा तुम्हें हड़पना होगा, क्योंकि फिर हम उन्हें घर से बाहर तो निकाल देंगे, लेकिन जायदाद को नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुम मत सोचो कुछ, तुम्हारी अकल तो बचपन से ही घास चरने गई है। हाँ। वंदना अब बेचारी बरखा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कैसे करवाऊं, इसकी योजना बनाना शुरू करती है। वंदना बहू, मुझे हल्दी का दूध दे दे, बहुत खांसी आ रही है और सर्दी हो गई है। बहू, दूध में लौंग और इलायची भी डालना। ओ बुढ़िया, मुझे क्या तूने अपनी नौकरानी समझ रखा है? हाँ, मैं तेरे नखरे उठाने के लिए यहाँ पर खाली नहीं बैठी हूँ तेरे लिए, समझी ना? लेकिन वंदना बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझे एक सास होने के नाते ये बोल रही हूँ। चुप हो जा, तू मेरी सास नहीं है। चल चल, इस बिस्तर से उठ जा। वंदना बरखा को गुस्से से बिस्तर से उठाती है और उससे बहुत सारा काम कराती है, और खुद जैसे मालकिन हो और उससे वो नौकरों की तरह काम करवाती है और खूब बुरी तरह पेश आती है। वंदना को बरखा पर इतना अत्याचार करते देख बेटा करण तक कुछ नहीं बोलता। ए बुढ़िया, चल जल्दी से हम दोनों को खाना परोस, और हाँ, अचार और दही भी लाना साथ में। ठीक है बहू, लाती हूँ। बरखा दाल मखनी बनाकर दोनों बहू बेटे को परोसती है। जो भी बोलो, तू तो कलमुही, लेकिन तेरे हाथ की दाल मखनी ने मेरे दिल को मक्खन की तरह पिघला दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदल गई हूं। तू इस घर की नौकरानी ही बनकर रहेगी। तुझे अगर यहाँ रहना है तो तुझे काम करना होगा, समझ गई? वंदना और करण पहले खाना खाते हैं और फिर उसके बाद रसोई में ठंडी फर्श पर बैठकर बरखा खाना खाती है। बरखा एक दिन बहुत बीमार हो जाती है और वो बेटे करण से विनती करती है। करण बेटा, तबीयत बहुत खराब है, बदन टूट रहा है, ऐसे में मुझे आराम की जरूरत है। अपनी बीवी को समझाओ ना कि मुझे आराम करने दे। नहीं माँ, आप आराम नहीं कर सकती। चलिए उठिए और काम पे लगिए। खाना, कपड़े, बर्तन, घर की सफाई, आंगन की सफाई, ढेर सारे काम पड़े हैं। उन सबको क्या पड़ोस की विमला चाची आकर निपटाएंगी? हाँ, चल चल, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर और सीधे तरीके से उठ जा, वरना खाल उधेड़ कर रख दूंगी तेरी, समझी? करण और वंदना दोनों भी बरखा से काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बीमार हालत के कारण बरखा बिस्तर पकड़कर ही बैठ गई थी। ओफो, ये बुढ़िया अब हमारे किसी काम की नहीं है करण। इससे अब ना घर का कोई काम भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका काम तो अब तमाम ही करना पड़ेगा बस। वंदना बरखा से जबरदस्ती जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाती है। ए बुढ़िया, चल चल, जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत कर दे, समझी? लेकिन बहू, ये कौन से कागज हैं? इनमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तू क्या करवाना चाह रही है? जितना कहा है ना उतना कर। ले, ये पेन पकड़ और दस्तखत कर जल्दी से। बरखा उन कागजों पर दस्तखत करती हैं और फिर उसके बाद वंदना और करण बरखा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं और बरखा को भी बीमार स्थिति में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तुझे क्या लगा? वो कोई मामूली कागज नहीं है, जायदाद के कागज थे। अब हमें आपसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब आप जियो या मरो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत करो बच्चों, मैं इस अधेड़ उम्र में कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी?
मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। रुको बच्चों, मेरी बात तो सुनो। बरखा बिलक बिलक कर विनती करती रहती है, लेकिन वंदना और करण दरवाजा बंद कर देते हैं। कड़ाके की ठंड में बेचारी बरखा दर दर भटकती फिरती है। कपकपाते हुए वो सड़क के एक फुटपाथ पर ही सो जाती है। अगली सुबह वो पूरे गांव में नौकरी की तलाश करती है। बेटा, कुछ काम हो तो दे दो, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। दाल मखनी तो बखूबी बना लेती हूँ। कम पैसे में रख लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल वो मेरे ढाबे पर फिलहाल किसी भी कुक की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बरखा निराश हो जाती है। वो पूरे गांव में नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। वो अपनी झोपड़ी में चली आती है और रात में अलाव जलाकर फिर से भूखे पेट ही सो जाती है। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के रास्तों से गुजर रही होती है, तभी वो देखती है कि पानी पूरी, आलू चाट, समोसे, चाउमीन, इन सब के ठेले लगाए हुए हैं और वहां पर काफी भीड़ भी है। ये दृश्य देखकर बरखा को सूझता है कि क्यों ना मैं भी अपना एक दाल मखनी बेचने का ठेला खोल लूं, क्योंकि इन ठेलों पर ग्राहकों की इतनी भीड़ जमी हुई है। मतलब लोग ठेले का खाना पसंद करते हैं। हाँ, मैं अब यही करूंगी। बरखा उधारी पर सारा सामान लेती है और बम्बू से अपना छोटा सा ठेला लगाती है और फिर दाल मखनी बेचना शुरू करती है। कुछ ही घंटों में उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। दाल मखनी ले लो, दाल मखनी, इतनी स्वादिष्ट कि दीवाने बन जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आहा, क्या स्वादिष्ट और मजेदार दाल मखनी बनाई है बरखा दादी आपने तो। मजा ही आ गया। वाकई में आपके हाथों में जादू है, जादू। वरना आजकल की मिलावट से भरी दुनिया में इतनी शानदार और दिल खुश करने वाली दाल मखनी कहीं नहीं मिलती। बड़े से बड़े महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं। शुक्रिया बेटा, खाओ, आराम से खाओ। ये लो, पानी भी ले लो। बरखा अपना काम बहुत ही ईमानदारी और नेकी के साथ करती है और दिन भर में उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। कुछ युवक उसका दाल मखनी बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिसके बाद लाखों की संख्या में लोग उस वीडियो को देखते हैं और उसे बेहद पसंद भी करते हैं और दूर दूर से लोग बरखा की दाल मखनी खाने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक अमीर आदमी आता है और बरखा से मिलकर कहता है, नमस्ते बरखा जी, मैं विवेक खन्ना, भारत का जाना माना मास्टर शेफ। मैंने सुना है कि आपके दाल मखनी ने पूरे सोशल मीडिया पर अपना राज चला रखा है। चलिए जरा आज मैं भी तो चक्कर देखूं। जी क्यों नहीं, ये लीजिए, मैं अभी परोसती हूँ आपको। बैठिए ना, उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मास्टर शेफ विवेक बरखा के हाथ की दाल मखनी खाते हैं और वो उसकी दाल मखनी के फैन हो जाते हैं। वाह, ऐसी दाल मखनी तो मैंने पूरे पंजाब में भी नहीं चखी। बरखा जी, आप तो फूड इंडस्ट्री की कोहिनूर निकली। आपकी जगह यहाँ पर नहीं, बड़े बड़े कुकिंग टीवी शोज में है। और फिर यहाँ से शुरू होता है बरखा के आगे बढ़ने की दास्तान। बरखा अब टीवी पर कुकिंग और रियलिटी शोज में आने लगती है और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमाती है। वो अपना खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है जिसका नाम होता है दादी की रसोई। वहीं वंदना और करण दोनों का बिजनेस ठप हो जाता है और दोनों भी रास्ते पर आ जाते हैं। एक दिन दोनों बरखा के बड़े बंगले के बाहर भीख मांगते हुए कहते हैं, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स वंदना और करण को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं और बरखा अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करती है और अपने सपनों को पूरा करती है। अनुज और माया दोनों ही मुंबई शहर में रहते हैं और दोनों ने एक बड़ी सी फेसिंग इमारत में अपना फ्लैट ले रखा होता है। उनकी लाइफस्टाइल एकदम पॉश होती है। दोनों ही काम करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं। अनुज की मां प्रकाशी गांव में रहती है और एक दिन
जब अनुज को पता चलता है कि प्रकाशी की तबीयत खराब हो गई है तो वो फौरन उससे लाने गांव चला जाता है। माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? सॉरी, आने में थोड़ी सी देर कर दी मैंने, लेकिन अब बस ये गांव की खेती और जमीन को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ गांव चल रही हो और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अनुज बेटा, वहाँ शहर में तू और तेरी बीवी यानी माया बहू, तुम दोनों के साथ मैं कैसे आऊं? कैसी बातें कर रही हो माँ आप कोई मेहमान थोड़ी हो। अरे आपका ही घर है वो, आप मेरे जीवन की मालकिन हो। चलो, अब मुझे और कोई आनाकानी नहीं चाहिए। अनुज प्रकाशी को लेकर गांव से शहर आ जाता है और सास प्रकाशी को देखकर माया बहू के होश ही उड़ जाते हैं। मम्मी जी, आप? हाँ, मैं ही माया बहू, मैं हूँ। सुबह के 10 बजे ही तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए मेरी शक्ल देखकर? अब से मैं यही रहूंगी तुम दोनों के साथ, और तुम दोनों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी मुझे या हटेगी भी? अंदर आने का रास्ता दे मेरी माँ। ओह यस यस, प्लीज कम, आइए ना। प्रकाशी घर में घुसते ही पूरे घर को निहारने लगती है और ये सब देखकर माया को अनुज पर बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कौन से कीड़े ने काट लिया मेरी इस पागल पति को, जो ये इस आफत को लेकर घर आ गया है। ईउ, ये तेल की बदबू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चमेली का तेल है। जरूर इस बुढ़िया ने ही लगाया होगा। ओह माय गॉड, ये तो किचन रूम में गई है, कहीं कोई कांड न कर दे वहां। डर के मारे माया फौरन किचन में जाकर देखती है कि सास प्रकाशी फ्रिज को खोलकर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है और फ्रिज में अपने पैर के कदम आगे बढ़ाने वाली थी। मम्मी जी, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आप क्या कर रही हैं? ये फ्रिज है, इसमें सामान रखा जाता है ठंडा होने के लिए। अच्छा, मुझे लगा कोई बर्फीली मशीन होगी इसीलिए। प्रकाशी शहर के मॉडर्न तौर तरीकों से अनजान थी और उसे हर एक नई चीज देखकर कुछ समझ नहीं आता, जिसके कारण वो कोई ना कोई रायता फैलाई जा रही होती है और माया बहू उसके कारण और भी परेशान होती है। एक सुबह प्रकाशी फ्लैट के गेट पर एक गाय और भैंस लाती है और दोनों को दरवाजे से बांध देती है। ये देखकर माया और अनुज हैरान रह जाते हैं। माँ, आपने ये गाय और भैंस यहाँ क्यों बांधे हैं? वो दरअसल मैंने सोचा कि कब तक तुम लोग जाकर वही पन्नी वाला दूध खरीद कर लाओगे, इससे अच्छा मैं खुद ही गाय और भैंस को उठा लाई। ये सुनकर अनुज और माया अपना सर पकड़ लेते हैं। मम्मी जी, दिस इज टू मच। हाँ, चम्मच? अरे चम्मच तो रसोई में रखा है बहू। ओह गॉड, आप ना सीरियसली, हेडेक हो हेडेक। ये एक पॉश और लग्जूरियस अपार्टमेंट है, इसे गांव का आंगन या तबेला मत बनाओ। और अभी के अभी इन दोनों गाय भैंस को ना जहां से लाया था, प्लीज वहीं छोड़ाओ प्लीज। प्रकाशी गाय और भैंस को फिर से छोड़ाती है। फिर अगले दिन, चलो मेरा प्रेजेंटेशन फाइल तो बन गया है। रात भर जाकर मैंने कड़ी मेहनत की है। अगर ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद आ गया ना तो मेरा प्रमोशन तो फिक्स है। आई होप ऐसा ही हो। क्विकली नहा लेती हो। माया लैपटॉप को बेड पर छोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है और फिर प्रकाशी वहां पर आकर धोने के लिए कपड़े इकट्ठा कर लेती है। सारे कपड़े तो ले लिए धोने के लिए, लेकिन ये लैपटॉप, इस पर तो कितनी सारी धूल मिट्टी लगी है। अब मुझे लगता है कि इसे भी साफ करना होगा। इसे भी धो देती हूँ। प्रकाशी उस लैपटॉप को लेकर जाती है और उसे साबुन से घिस घिस कर धोती है और सुखाने के लिए टांगती है। और जब माया अपने लैपटॉप को रस्सी पर सुखाया हुआ देखती है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है। नहीं! ओह माय गॉड! ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी? अरे ये मेरा लैपटॉप था। ओह नो! इसे कैसे धो दिया आपने? ओह गॉड! आज मेरा प्रेजेंटेशन है। रात भर जाग कर इतनी मेहनत से मैंने उस पीपीटी को बनाया था। मेरा लैपटॉप! बेवकूफ, गंवार, अनपढ़, धोबी औरत।
रत्ती भर की भी अकल नहीं है अपने आप में। मुझे माफ कर दे माया बहू, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारी बहू, बस सारी। ओह प्लीज शट अप नाउ, वरना आपकी ये घटिया इंग्लिश सुनकर ना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। माया प्रकाशी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और जब उसकी फ्रेंड्स अगले दिन घर पर आती हैं तभी, अरे माया, ये ओल्ड वुमेन कौन है? तेरी कोई रिलेटिव है? कहीं तेरी सास तो नहीं? हैव यू लॉस्ट टीना? ऐसी गवार गांव की औरत मेरी सास कैसे हो सकती है? ये मेरे घर की काम वाली बाई है। ओ मैडम, चलो सबको नाश्ता दो और गर्मा गर्म चाय लाओ, अनपढ़ इडियट औरत। इन काम वाली बाइयों के साथ ना ऐसे ही पेश आना चाहिए, वरना सर पर बैठ जाते हैं। प्रकाशी रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसे अपना अपमान सुनकर बहुत बुरा लगता है। माया अब आए दिन प्रकाशी को अपमानित करती रहती है। एक दिन माया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी अनुज अपनी नाइट शिफ्ट के लिए गया होता है। मेरा बदन तप रहा है, कोई है? तभी प्रकाशी आकर माया के सर पर ठंडी पट्टी रखती है और उसके लिए काढ़ा भी बनाती है और उसे अपने हाथों से दवा खिलाती है और रात भर जाकर उसकी देख रेख करती रहती है। अपने गांव की गवार सास का ये रूप देखकर माया की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अनुज, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे मम्मी जी को सॉरी बोलना होगा, मैं बहुत बुरी हूँ। रुको माया, अभी सॉरी मत बोलो। लेकिन क्यों अनुज? कल माँ का जन्मदिन है। माँ ने अपनी लाइफ में कभी कोई जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया। तुम उन्हें कल उनके जन्मदिन पर सरप्राइज दे देना। वाह, ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। मैं मम्मी जी के लिए इतनी शानदार बर्थडे पार्टी अरेंज करूंगी कि सबके सब देखते रह जाएंगे। माया बहुत मेहनत करती है और पूरे घर को एकदम राजसी अंदाज से सजाती है और अपनी सास प्रकाशी के लिए एक बहुत बड़ा केक भी मंगवाती है और एकदम सॉलिड और रॉयल पार्टी अरेंज करती है। वो प्रकाशी के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सबके सामने लाती है और उसकी पट्टी उतार देती है। प्रकाशी अपने जन्मदिन का डेकोरेशन और केक देखकर भावुक हो जाती है। मैं आज आपसे सबके सामने माफ़ी मांगना चाहती हूँ मम्मी जी। मैं बहुत बुरी बहू हूँ। मैंने आपको गांव की गवार समझा, लेकिन आपके दिल और आपकी ममता ने मुझे सच का आईना दिखा ही दिया। आई लव यू मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, वही अपने आप में एक सुंदर बात है। मैंने अपने जीवन में कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया। धन्यवाद अपनी गरीब सास का जन्मदिन मनाने के लिए। आज मेरी बच्ची, आजा गले तो लग जा। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक हो जाती हैं, जिसके बाद प्रकाशी अपना केक कट करती है और सभी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं। पाखी का पति मिहिर और सास ससुर रंभा और मोहनलाल तीनों की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद पाखी विधवा बन जाती है। पाखी की छोटी बेटी आंचल तब सिर्फ 6 साल की होती है। घर में अब जेठ जेठानी राघव और मोनिका होते हैं और उनका 8 साल का बेटा पुष्कर। पति के जाने के बाद राघव और मोनिका दोनों जेठ जेठानी पाखी पर बहुत अत्याचार करते हैं। सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तभी, जेठानी जी मुझे भी मक्खन की टिक्की दे दीजिए ना, और जैम की बोतल भी। आंचल को भूख लगी है, उसे ब्रेड बटर जैम खाना है। पाखी बटर और जैम को हाथ लगाए उससे पहले ही मोनिका बटर जैम छीन लेती है और गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा तू आराम से इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, तू अब एक विधवा है और तेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है। तू एक विधवा बहू है और तेरे खर्चे उठाने के लिए हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं, समझी? बिल्कुल सही कह रही हो मोनिका। पाखी, तुम्हें अगर आंचल के साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें या तो हमें हर महीने पैसे देने होंगे या फिर इस घर में नौकरानी की तरह काम करना होगा। राघव की ये बात सुनकर पाखी हैरान रह जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जेठ जी, जेठानी जी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मैं विधवा हो गई तो मैंने हर चीज से अपना हक खो दिया क्या? मैं आपकी देवरानी हूँ जेठानी जी। ये घर जितना आप दोनों का है उतना ही मेरा भी।
और मेरी बेटी आंचल का भी। मोनिका पाखी के बाल नोचती है और कहती है, ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी जूती की नोक बनकर रहना होगा। चल जाकर काम कर। बेचारी पाखी दिन भर घर का पूरा काम करती और मोनिका महारानियों की तरह आराम फरमाती है। मोनिका पाखी को 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस लेने नहीं देती और लगातार कुछ न कुछ काम देती रहती। अरे ठीक से साफ कर, बेवकूफ कहीं की। हाथ में जान है कि नहीं? जी जेठानी जी। आंचल रोने लगती है और कमरे में अकेली होती है। तभी, जेठानी जी, वो कमरे में आंचल अकेली है। मैं अभी उसे देखकर आई। कहीं खेलते कूदते कोई चोट ना आ गई हो उसे। खबरदार जो वहां गई तो चुपचाप मेरे पैरों की मालिश कर, वरना आज रात का खाना नहीं मिलेगा। चल अच्छे से मालिश कर। मोनिका और राघव पाखी के कमरे को अब गेस्ट रूम बना देते हैं और उसे घर के आंगन में रहने को बोलते हैं। मोनिका जब पाखी और आंचल का सारा सामान घर के बाहर फेंक रही होती है तभी, जेठानी जी, आप मेरा और आंचल का सामान घर के बाहर क्यों फेंक रही हो? शुक्र मना कि तुझे और तेरी मनहूस बेटी को घर के बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने फैसला लिया है कि तुम्हारे और आंचल के रूम को अब एक गेस्ट रूम में बदला जाए, इसलिए अब से तुम और आंचल दोनों भी घर के आंगन में रहोगी। लेकिन जेठानी जी। शट अप पाखी, ज्यादा बकर बकर मत करो वरना तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी के पति मिहिर के नाम की सारी जायदाद अपने पास हड़प लेते हैं और पाखी और आंचल को 1% का हिस्सा तक नहीं देते। जेठ जी, जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? वो हिस्सा आंचल और मेरा था। कम से कम वो मेरी आंचल के भविष्य के लिए तो काम आता। तुम अब एक विधवा हो। मिहिर के जाने के बाद तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई सम्मान नहीं रहा, और वैसे भी तुम्हें जिंदगी भर तो हमारी नौकरानी बनकर रहना है। खाना पीना घर ये तो सब तुम्हें दे ही रहा हूं, तो फिर जायदाद के हिस्से की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या, नखरे हैं सब बस इस चुड़ैल के। कपकपाती हुई ठंड में पाखी और आंचल दोनों ही घर के आंगन में सोते हैं। वहीं अंदर राघव और मोनिका अपने बेटे पुष्कर संग कंबल ओढ़कर सोते हैं। त्योहार के दिन जब पाखी सफेद रंग की जगह लाल रंग की साड़ी पहनती है तभी, ओ हीरोइन, ये सब क्या है? तू भूल गई हो क्या? तुम्हारा पति अब मर चुका है। तुम एक विधवा हो, और एक विधवा होते हुए भी तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी है। लाल रंग सुहागन का होता है और सफेद रंग एक विधवा का, समझी? लेकिन जेठानी जी, पड़ोस के रंजीत की भी बीवी को गए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन उनके लिए तो दूसरा रिश्ता भी आ गया है। वो तो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, तो फिर क्यों हमेशा एक औरत को ही इस समाज के उसूलों में और रीति रिवाजों में पिसना पड़ता है? क्योंकि वो एक मर्द है और तुम एक औरत, समझ गई? अब जाओ, जाकर हम सब के लिए चाय लाओ। मास्टरनी की तरह जुबान चलाने दे दो बस इसे। दिन ब दिन मोनिका और राघव पाखी पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो उसे और उसकी बेटी को तबीयत खराब होने पर भूखा मारते हैं। ये सब सोचकर एक रात पाखी अपनी बेटी आंचल संग अपना सामान लेकर बस पकड़कर दूसरे शहर चली जाती है। किसी और शहर में जाकर वो अपनी नई दुनिया बसाती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके वो पैसे कमाती है और आंचल को एक अच्छे स्कूल में भेजती है। पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो कलमुही। अच्छी भली नौकरानी थी फ्री फंड की, मेरे तो बड़े बुरे हाल हो गए हैं। पाखी अब बहुत ही अच्छे से अपनी बेटी को पालती और बड़े होकर आंचल एक डॉक्टर बनती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और मोनिका का बेटा पुष्कर अब गुनगुन नाम की एक लड़की संग शादी कर लेता है, लेकिन गुनगुन का स्वभाव बहुत ही लालची होता है। पुष्कर, तुम्हारे दोनों माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब वृद्धाश्रम में डाल दो प्लीज, और उनसे ना प्रॉपर्टी भी सारी की सारी हड़प लो। आगे चल के हमारा फ्यूचर है, हमारे होने वाले बच्चे का फ्यूचर है। तुम्हें कुछ पड़ी भी है कि नहीं? हाँ गुनगुन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पुष्कर अपनी बीवी के भड़काने से भड़क जाता है और बूढ़े राघव और मोनिका को घर से बाहर निकाल देता है और वृद्धाश्रम जाने को कहता है। राघव और मोनिका अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकते हैं और वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तभी आंचल वहाँ आकर उन्हें बचाती है और अपने घर ले आती है। होश आने पर राघव और मोनिका देखते हैं कि वो पाखी के घर में हैं।
हमें माफ कर दो पाकी। आंचल बिटिया, आज हमें पता चला कि हम कितने गलत थे। आज हमें हमारी खुद की औलाद ने ही घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आंचल ने बचा लिया। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है पाकी, हमें माफ कर दो पाकी, माफ कर दो हमें। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। निराश मत होइए, पुष्कर नहीं लेकिन मेरी आंचल हम सबको संभालेगी। और इस तरह अतीत के सारे गिले शिकवे भूलकर पाखी राघव और मोनिका को माफ कर देती है और वो सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।